ये जो नया मैकेनिक है क्या नाम है इसका? दिलपुल। काम हम जानता है दिलपुल? ठीक ठाक कारीगर है। अच्छा, सुबह तक दोनों बड़ी लॉन्चों के इंजन ठीक हो जाए तो मुझे घर पे खबर कर देना। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। खुदा हाफिज। ये बीबक था, बालाच मीदी और शाहताज सलारी का बेटा, ज़ुकाल मीदी का पोता। बड़े मालूमात हैं तुम्हारे। कारोबार ही ऐसा है। लॉन्च का क्या बना? इंतजाम हो गया है। लॉन्च के मालिक को मैंने जाती जमानत दी है। शेख जम्बेल फायदे में रहेगा। शेख का जिक्र यहाँ कहाँ से आ गया? मैं तो लॉन्च के मालिक की बात कर रहा था। मैंने बताया ना कि कारोबार ही ऐसा है। काले पानियों से कमाई करने वाले तमाम लोगों का पता होता है। शेख शायद तुम्हें परसों अपने साथ शिकार पे ले जाए। तुम रहते कहाँ हो? आप बता दिया करें अगली मुलाकात कहाँ होगी, मैं हाजिर हो जाऊंगा। कल रात इसी जगह। आपको अपना भी कुछ सोचना चाहिए। क्या मतलब? मैं कभी आपकी तरह खलमीन के आगा जलील का मुलाजिम था और अब उसकी मौत के बाद सारा कारोबार मेरे पास और उससे दुगना। और मेरी कामयाबी का राज यह है कि मैं हर शख्स को पहली नजर में पहचान लेता हूँ कि वो कितने पानियों में है। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं आपके बगैर शेख और नादिर सिफर है। महज पैसा और इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, दिमाग नहीं। और इस कारोबार में दिमाग चलता है जो सिर्फ आपके पास है। ये दिमाग भी उन्हीं के काम आता है। मुझे दे दें, मुझसे आधा कारोबार ले लें। आओ कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। तजुर्बा तो बहुत अच्छा था शाहताज। मुराद के साथ नई लॉन्च में खासी तादाद में टूना मछली जदीद तरीके से पकड़ी, मगर मसला इसकी मार्केट तक पहुंचने का है। नमक और बर्फ से इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है और आलमी मंडियों में इसके असल भाव नहीं मिल सकते। कोई देसी तरीका सोचना पड़ेगा मछली की ताजगी को बरकरार रखने के लिए। मिल जाएगा इंशाल्लाह कोई ना कोई तरीका। मैं सोच रही थी किसी रोज सरदार ज़काउल हमीदी की बीमार पुरसी कराऊं। हाँ, बतौर सरदार फर्ज तो बनता है, मगर बीबर परेशान न करे। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। परवाह कैसे नहीं है? वो हमारा बेटा है। बेटा वो होता है जो खुद को बेटा समझे। और वालिदैन क्या होते हैं? बीबर को हमारे तवज्जो की जरूरत है। कुदरत ने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि इलाके के दोनों बड़े कबीलों के सरदार माँ बेटा होंगे। मैं क्या कहूँगा राम, जितना मैं उसके बारे में सुनती हूँ और जानती हूँ उतना ही वो मेरे दिल से दूर होता रहता है। हमें उसके करीब जाना है शाहताज, उसे करीब लाना है। हमारे इलाके का यही मफाद है। तुम जानती हो यहाँ मुस्तकबिल करीब में एक बंदरगाह तामीर करने का मंसूबा है, जो अगर बन गई तो ये इलाका बहुत तरक्की करेगा। इस दश्त की तकदीर बदल जाएगी, ये इलाका गुलजार बन जाएगा। मुझे सबसे ज्यादा खतरा नादिर जुम्बेल और उसके बेटे से महसूस होता है। शमशाह का भी यही अंदेशा है कि वो मीदियों के साहिल पर कब्जा करना चाहते हैं। आपकी सोच मेरी सोच, आपकी हर ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश है। अगर आप इसी तरह हैं तो मैं खुशबख्त हूँ, और अगर आप मेरी खातिर ऐसा सोचते हैं तो शुक्रगुजार हूँ। सोचती हूँ इसका सिला क्या हो सकता है। शमशाह ने एक बार कहा था, मोहब्बत छांव होती है और मोहब्बत करने वाले दरख्त अपनी छांव का सिला कभी तलब नहीं करते।
क्या समझी इन औरतों की बातों से? यही कि ये सब औरतें हैं मेरी तरह, मेरे जैसी, और क्या। बहुत मुश्किल जिंदगी है इनकी, बड़े दुख हैं इनकी जिंदगियों में। दुख तो उन्हें दिखाई देते हैं जिन्होंने सुख देखे हों। जिंदगी मुश्किल उन्हें लगती है जो आसानियां जानते हों। तुम तो बड़ी अक्लमंद हो मैनार, बड़ी समझदारी की बातें करती हो। हम लोग बातें किताबों से नहीं पढ़ते बीबी, अपने दुखों से सीखते हैं। इस दश में मीला मील तक पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा। गर्मी दोपहर को नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, जानवर भी पनाह मांगते हैं, आसमान परिंदों से खाली हो जाते हैं, बगुले अपनी लपेट में आने वाली हर चीज तबाह कर देते हैं। इस दश्त में भटकी हुई जिंदगी का अंजाम सिर्फ मौत। मौत तो किसी भी मैदान में भटकी हुई जिंदगी का अंजाम होती है। वो तो होती है, मगर यहाँ जिंदा बचने की उम्मीद नहीं होती। झाड़ियां तो उगती होंगी। हाँ, जहरीले कांटों वाली। फूल भी लगते होंगे। हाँ हाँ, अपने मौसमों में। सर्दियों के मौसम में यहाँ तिलोर और दूसरे परिंदे आ जाते हैं। आज हम जहाँ शिकार खेलने जा रहे हैं वहाँ पानी और शिकार दोनों मौजूद है। ये जो बस्ती है मछेरों की, ये मुराद यहीं पैदा हुआ था मेरे घर। और ये मेरा भाई कादिर बख्श और शाहताज बीबी से वादा था कि मैं मुराद को पढ़ाऊंगा। आप शाहताज बीबी को कब से जानते हैं? शाहताज बीबी, जब वो मीर पालाज की दुल्हन बनी थी। हाँ, हमने कराई थी शादी छुप छुपा कर, नहीं समझी? मुराद उस वक्त बहुत छोटा था। शाहताज बीबी ने उसको उठाया था, उसका माथा चूमा था और कहा था कि मुराद को मछेरा नहीं बनाना, उसको पढ़ाना। मुराद की पढ़ाई का सारा खर्चा शाहताज बीबी ने अदा किया है। ये बात बीबर को पता है? पता नहीं। कश्ती मुझे दे दे बाजा। तू इधर आ जा, तू इधर आ जा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा इसलिए लग रहा है कि सुकून है। अगर समुंदर में तुग़यानी होती तो हालत कुछ मुख्तलिफ होती। हैरत की बात है, तुम्हें भी सुकून अच्छा लगता है? मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। किस बात का? मेहमान खाने को न छोड़ने का। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है सरदारज़ादे। मुझे समझने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। तुम तो इस इलाके को, यहाँ के लोगों को समझने के लिए आई हो। तो कैसा लगा? बहुत दिलचस्प। कोई खास बात? तुम्हारी माँ सरदार शाहताज कमाल की खातून है, बेपनाह मोहब्बत, बेशुमार मोहब्बत। बेहतर होगा बीबी कि तुम उस औरत की बात मेरे सामने ना करो। बीबर, प्लीज मेरी बात सुनो, बैठ जाओ प्लीज। तुम अपनी माँ से इतनी नफरत करते हो, क्यों? मैं उस औरत की औलाद नहीं, एक साजिश की पैदावार हूँ। क्या मतलब? मतलब ये है कि सालारी कबीले के सरदार हमजा ने मीदी कबीले पर कब्जा करने के लिए अपनी बेटी को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था, जिसने मेरे बाप को, जो एक रूमानी तबीयत का मौसीकार था, अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। और फिर इस औरत के मौजूदा खामद ने मेरे बाप को कत्ल कर दिया। हो सकता है वो तुम्हारे बाप से वाकई, अगर उसे वाकई मेरे बाप से मोहब्बत होती तो वो उसके साथ मर जाती। कातिल की बेगुनाही साबित करने और उसके साथ शादी करने के लिए जिंदा न बैठ रहती, सरदार न बन जाती।
गौराम, शाहताज और ये शम्स शाह, ये सब मेरे बाप के कातिल हैं और मुझे इनसे शदीद नफरत है, समझी तुम? मुझे यकीन है बीबर्ग, अगर एक बार तुम अपनी माँ से मिल लो तो। मेरी एक दरखास्त है, अपील है, इल्तिजा है कि आइंदा उस औरत का नाम मेरे सामने ना लिया जाए और उसे मेरी माँ भी ना कहा जाए। जानती है उसने क्या किया था? क्या किया था? कागज के एक टुकड़े के एवज मुझे बेच दिया था। अपने कबीले के मफादात की मछलियां पकड़ने के लिए मुझे केचुए के तौर पर इस्तेमाल किया था। मैंने वो कागज पढ़ा है बीबर्ग। मैंने दरखास्त की है, अपील की है, इल्तिजा की है और अब हाथ जोड़ता हूँ। चाचा नूरू, किश्ती मोड़ो, हम वापस चलेंगे। आपने बताया नहीं कि आपका कारोबार क्या है? सुई से लेकर हाथी तक कुछ भी हो सकता है। हमारा कारोबार वक्त, मौसम, हालात, जरूरत और हिम्मत से ताल्लुक रखता है और अपनी शक्ल सूरत, हुजम और वजन बदलता रहता है। सफेद पाउडर भी हो सकता है और काले पत्थर भी, सुनहरी बोतलें भी हो सकती हैं और पीले बिस्किट भी। बड़ी और तेज रफ्तार लॉन्च में कुछ जाएगा या आएगा भी? जाएगा भी और आएगा भी। क्या जाएगा और क्या आएगा? लॉन्च के किराए और अमले की राजदारी के मुआवजे के अलावा आपको कमीशन भी मिलेगा सरदार ज़ादे। सामान की तफसील मालूम करके आप भी राजदारी के बोझ तले आ जाएंगे और मुझे भी राज के खुल जाने का खतरा रहेगा। हो सकता है मीर शेख आपके हिस्सेदार बनना चाहते हो। हाँ, उस सूरत में मुझे कोई इतराज नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी। आपने मेरे दिल की बात कह दी, मगर मैं शायद फिलहाल इतना ज्यादा खर्चा बर्दाश्त न कर सकूं। इस कारोबार में लेन देन सब एतबार का होता है, कोई लिखत पढ़त नहीं होती। जुबान होती है या कान होते हैं, अकल होती है या दिमाग होता है। इन सब चीजों का सही और बरवक्त इस्तेमाल होता है। वाह, क्या ठीक बात की है अबू ने। मैं भी वही कहने वाला था जो अबू ने कह दिया। अगर आप मेरे हिस्सेदार बनते हैं तो फिर मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं रहती। मैं खलमीन में और आप मुंजा में, बीच में समंदर, तो छोटी सी नदी की सूरत। हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या? एक छोटी सी रुकावट है, वो दूर करनी। रुकावट? कैसी रुकावट? एक शख्स है जिसे रास्ते से हटाना है। कौन है? बता देंगे जब वक्त आएगा तो। यकीनन वो खलमीन के आगा जलील से तो बड़ा नहीं होगा।
आगा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में लेटे लेटे यूं महसूस हुआ जैसे बालाज रवा बजा रहा हो। बहुत अच्छा बजा रहा था रवा। मैंने इसे इसलिए संभाल कर रखा हुआ है आगा जान के इस पर मेरे बाप का खून भी लगा हुआ है। माँ का बहुत लाडला था वो उसे कहानियां और मोहब्बत भरे नगमे सुनाया करती थी। उसी ने उसके लिए मंगवाया था ये रवा। माँ के मरने के बाद वो अकेला हो गया था। बस वो था और उसका रबाब। अच्छा आगा जान, ये बताएं कि बाबा जान का निशाना कैसा था? वही की था इस इलाके में, निशाने में, कश्ती रानी में, सुहानत में, प्यार में, मोहब्बत में। मुझे यकीन है आगा जान कि आपने बाबा जान को भी उतनी ही मोहब्बत दी होगी जितनी मुझे दी है। बिल्कुल मेरी तरह आपने उन्हें भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी होगी। पता नहीं भी, पर माँ की जगह कोई ले भी सकता है या नहीं। माँ भी तो माँ होनी चाहिए ना आगा जान। हाँ ये भी है। पता नहीं, कोई समझ में नहीं आता। कभी लगता है गलत है, कभी लगता है ठीक है, कभी हार लगती है, कभी जीत। जीतने वाला हारा या हारने वाला जीता, कुछ समझ में नहीं आता। चलो मैं आपको आपके कमरे में छोड़ा। मेरे कमरे में? आप यकीनन परेशान हो रहे होंगे कि मैं आपको इतनी दूर दश्त में क्यों ले आया। परेशान तो नहीं, हैरान जरूर हो रहा हूं। मैंने आपको वो कारोबार बताना था जो सिर्फ मेरा और आपका होगा, शहर जंबेल से अलग। अच्छा, तो फिर बताओ। आपके साथ मेरा कारोबार बच्चों का होगा। बच्चों का? हाँ, ऊंटों की दौड़ में शरीक होने वाले बच्चों का। आइए। अच्छा अच्छा, वही खिलमैन के आगा जलील वाला कारोबार। हाँ वही कारोबार। इसी कारोबार से तो लाखों करोड़ों कमाए थे। मैं जानता हूँ, मैं ही तो उससे बच्चे भिजवाता था सरदार जिंदल की तरफ से। मुझे बताया था आगा साहब मरहूम ने। मुझे क्या मिलेगा फी बच्चा? फी बच्चा छोड़े अबू, आप 50% के हकदार होंगे। हिस्सेदार? 50%? हाँ हाँ, आए। एक ही फेरे में इतने मिल जाएंगे अबू जितने जिंदगी भर नहीं कमाए होंगे। मैंने तो अमल भाई जिंदगी भर कुछ नहीं कमाया, एक कश्ती भी नहीं है मेरी। फिक्र न करें, अब मोन्जा की नई बंदरगाह पर आपके समुद्री जहाज लंगर अंदाज होंगे अबू। जहाज लंगर अंदाज? हाँ, वैसे इतने बच्चों का इंतजाम हो जाएगा। तुम इसकी फिक्र न करो। भूखे और गरीब लोगों को रोजगार का लालच देकर उनसे कुछ भी किया जा सकता है। वैसे है ये जुल्म अगर सोचा जाए तो। अमल भाई, अगर बिल्लियां दस्ताने पहन लेना तो भूखी मर जाएं। बात तो ये भी ठीक है अबू। अमल भाई, बड़ा मजा आता होगा लोगों को ऊंटों की दौड़ देखते हुए। सुना है बच्चों को ऊंट पे बांध देते हैं। हाँ, आपने कभी नहीं देखा क्या? मैं कैसे देखता? देखना चाहते हैं? हाँ, वहां आऊंगा कभी खिलमैन,
देखूंगा। वहां जाने की क्या जरूरत है, यहीं दिखा देते हैं। क्या? ऊंटों की दौड़ और क्या। भाई कैसे? अभी बताता हूँ। दोस्तों जरा इधर आना। इन्हें पहचानते हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह, बहुत पुराने। इन्होंने हमें रोजगार कमाने भेजा था 12 साल पहले। इन्हें ऊंट पर बांध कर दिखाओ कि ऊंटों की दौड़ कैसी होती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं। नहीं, मैं ऊंट से बहुत नहीं, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। मैं नूरू के दोस्त कादर बख्श का भांजा हूँ। नाम तो मेरा आप जानते ही हैं। मेरा मामू मेरी तलाश में तुम्हारे हाथों मारा गया था, और ये दोनों भी मेरे वो साथी हैं जिन्हें तुमने रोजगार का लालच देकर खरीदा था। बिल्कुल ऐसे ही रोते थे हम भी, चीखते थे, मिन्नतें करते थे, चिल्लाते थे। किसी को हम पर तरस नहीं आया। खुदा ने रहम किया हम पर और हम जिंदा बच गए। तुम भी खुदा से माफी मांगो, हो सकता है वो तुम्हें भी माफ कर दे। तुमने हमें मौत के हवाले किया था ना, हम तुम्हें खुदा के हवाले करते हैं। जाओ और देखो कितना मजा आता है। ये नहीं हो सकता। हम कुछ नहीं कर सकते बाबा जान। क्यों नहीं कर सकते? तुम असेंबली के मेंबर हो, कुछ करो। ये हुकूमत का फैसला है बाबा जान। तुम हुकूमत में नहीं हो। अगर मनसूख नहीं करा सकते तो मुअत्तल करा दो, मुलतवी करा दो। चलो, कुछ नहीं हो सकता, फैसला हो चुका है। तो फिर दे दो इस्तीफा, छोड़ दो असेंबली। इससे क्या होगा? जानते हो बंदरगाह बन गई तो क्या होगा? हमारे इलाके की कबायली हैसियत खत्म हो जाएगी। पॉलिटिकल एजेंट की जगह डिप्टी कमिश्नर आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, कानून आ जाएगा, सरकारी खत्म हो जाएगी, जिरगा सिस्टम खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। आपने उस वक्त मेरी बात मानी होती तो आज तमाम सारी इलाका हमारे कब्जे में होता। हम कुछ कर सकते, कम से कम फायदा ही उठा लेते बंदरगाह बनने का। कौन सी बात थी जो मैंने नहीं मानी? बालाश के साथ शाहताज और शम्स शाह को खत्म कर देने वाली। तुम लोगों से तो शाहताज भी न मरी। तुमने शम्स शाह को क्या मारना था? गुलाम का क्या कर लिया तुम लोगों ने? तुम तो पूरी तरह बीबर को भी काबू में नहीं कर सकते। वही तो एक आखिरी उम्मीद है हमारी कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाए, मीदी और सलारियों के दरमियान माहदे को तोड़े। ऐसी कोई हरकत करनी हो तो सोच समझ कर करना। वो अब्बू कहाँ है? वो सुबह से नजर नहीं आया। मंडी गया था सुबह, पता नहीं कहाँ है ये। हमारे पानियों में दुनिया की बेहतरीन मछली और झींगा है बीबर। अगर हम ज्यादा अरसे तक इनकी ताजगी महफूज कर सकें तो बहुत फायदा होगा।
हाँ ये तो है, लेकिन ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें तो हुकूमत से कर्जा मिल सकता है, जिससे हम रेफ्रिजरेटेड ट्रॉलर्स खरीद सकते हैं जो हमारी मछली को यहाँ से मंडी तक बाहिफाजत पहुँचा सकते हैं। बल्कि अब तो ऐसे जहाज भी हैं जो अर्शे पर ही मछली को साफ करके पैकेटों में बंद कर देते हैं। इस तरह ठेकेदारों और आड़तियों से भी निजात मिल जाएगी। हाँ वो तो है, लेकिन लोगों को कौन समझाएगा? हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ये काम। जानते हो यहाँ एक बहुत बड़ी बंदरगाह बन रही है। हाँ जानता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा? तकदीर बदल जाएगी इस इलाके की। तकदीर जब बदलेगी तब बदलेगी। सोचना है तो फौरी फायदे का सोचो। फौरी फायदा कोई नहीं होता बीबर। होता है। ये जो रातों रात अमीर हो जाते हैं, कैसे होते हैं? वो गलत तरीके हैं बीबर, नाजायज और गैर कानूनी। अच्छा, तुम कानूनी बातें सोचो और तकदीर को बदलने के ख्वाब देखो। मुझे दवाई देनी है आगा जान को। अब कैसे हैं वो? दिल बहुत कमजोर हो गया है। उन्हें शहर क्यों नहीं ले जाते इलाज के लिए? नहीं मानते भाई। इस उम्र में बुजुर्ग बच्चों जैसे जिद्दी हो जाते हैं, और तुम जानते हो कि मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। आप कभी पछताए नहीं? क्यों पछताता? क्या किया है मैंने, क्यों पछताता? माँ से दूध पीता बच्चा छीना था आपने सरदार। देखो शायद जो भी तुम्हारा नाम है, मैंने बातें करने की इजाजत दी है, गुस्ताखी करने की नहीं, और बदतमीजी की तो बिल्कुल ही नहीं। चलिए मान लिया कि शाहताज ने आपसे आपका बेटा छीना था, मगर इसमें आपके पोते का क्या कसूर था कि आपने उसे उसकी माँ से? हमारा असूल है कि बेटे का कातिल भी आ जाए तो उसे घर से नहीं निकालते, मगर किसी गैर को अपने घरेलू मामलों में दख्ल देने भी नहीं देते। जब बालाश की वालदा फौत हुई थी, उस वक्त आपने बालाश की जिंदगी में कोई कमी महसूस की थी? मुझे नींद आ रही है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा जहां भी जाना हो। आपकी वालदा भी आपसे बहुत प्यार करती होंगी, याद भी आती होंगी, और हो सकता है कि इस वक्त भी उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने हो और आपको नींद के लिए लोरी दे रहा हो। माँ की गोद का कोई बदल नहीं होता। माँ की गोद तो जन्नत होती है, और आपने बीबर को माँ की लोरी भी नहीं सुनने दी। उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा खला है जो और कोई नहीं पूरा कर सकता। इस घर में, इस हवेली में और आपके रवैये में बहुत बड़ा खला है। बेतरतीबी है, रूखापन है, अजनबियत और उदासी है। मुझे बताया गया है कि मैं वो पहली औरत हूँ जो 40 साल के बाद इस हवेली में आई है और इस तरह आपके कमरे में बैठकर आपसे बातें कर रही है, मगर उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। सुन रहा हूं और सोच रहा हूं कि तुम ऐसी बातें करके भी बर का दिमाग भी खराब कर सकती हो। उसके दिमाग में मजीद किसी खराबी की कोई गुंजाइश नहीं है सरदार। और वैसे भी सच जानना और सच कहना मेरी तालीम और तरबियत का हिस्सा है, और मैं इससे बाज नहीं रह सकती, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी सजा दे दी जाए। मुझे यकीन है कि अगर इस वक्त आपकी बेगम यहाँ होती तो वो यूं आंखें बंद करके ना लेटी होती। मैं जा रही हूँ। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो लड़की, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक वादा करो कि तुम सिर्फ सुनोगी, बीच में बक बक नहीं करोगी। तुम सेब खाओ और मेरी बातें सुनो। ठीक कहते हैं आप, माल यकीनन बहुत मिलेगा, मगर ये बहुत ही घटिया और जलील काम है। बच्चे और नशियात स्मगल करना कमीनगी ही नहीं, जुल्म भी है। काम अबू और हमन ने करना है, हमने तो सिर्फ समंदी तहफ़्फ़ुज़ देना है। इस काम का
बाबा जान को नहीं बताया मेरा और तुम्हारा आता होगा? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। कम से कम मैं इस काम में शरीक नहीं हो सकता और मैं आपको भी इसका मशवरा नहीं दूंगा। हाँ, मुराद ने कुछ अच्छी तजावीज पेश की हैं, उन पे गौर हो सकता है। मेरे पास भी एक अच्छी तजवीज है जिस पर अमल करने से तुम सारे इलाके के मालिक हो, मगर वो मैं वक्त आने पे बताऊंगा। फिलहाल तो मैं हमल को जबान दे चुका हूँ। तुम देख लेना तुम एक न एक दिन मैं तुम्हारे और अपने रास्ते के सारे कांटे दूर कर दूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, बल्कि लाठी टूट जाएगी और हम सारे इलाके के मालिक हो जाएंगे। देखिए, मैं सीधी और साफ बात करता हूँ, पहेलियों की जुबान नहीं आती मुझे। और मेरी समझ में ये भी नहीं आ रहा कि सांप कौन है और लाठी कौन है। सांप शम्स शाह है और लाठी हमल और दिमाग शायद जुम्बे। कुछ ज्यादा ही गहरी बात लगती है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कैसे समझ आए? शाहताज ने बंदरगाह की तामीर करने के मंसूबे पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए हर किस्म का ताउन पेश किया था। उसके जवाब में यह चिट्ठी आज ही आई है। क्या लिखा है? लिखा है हुकूमत की सर्वे टीमें आ रही है, वो आपसे रब्ता करेंगी और ताउन और रहनुमाई चाहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सरतार शाहताज बीबी हुकूमत की भी रहनुमाई करेगी। नहीं नुरू, सरकारी जुबान में बहुत सी बातें खुश करने के लिए होती। बंदरगाह की तामीर बहुत बड़ा मंसूबा होता है बाबा। इसमें डॉकयार्ड और बड़े बड़े गोदाम होते हैं, जहाज़ों की मरम्मत और देखभाल की वर्कशॉपें होती हैं, मीलों लंबी सड़कें तामीर होती हैं, बेपनाह दफ्तर और कस्टम हाउसेज होते हैं। रिहायशी बस्तियों के लिए बेशुमार इलाका चाहिए और हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है इससे। अच्छा, इसका मतलब है नुरू, हुकूमत को दोनों कबीलों का इलाका चाहिए होगा। पता नहीं मेरी क्या सोचते हैं। सरदार जकाउल्ला यकीनन खुश होंगे। इलाके के अलावा इसमें उनकी भी बेहतरी है। मगर वो बीमार है और सारा इलाका बीमार पर करते हैं, जो कि जुम्बेलों के चुंगल में फंसा हुआ है, जो बहुत खतरनाक लोग हैं। मेरी कोशिश है कि वो उनके असर से निकल जाए, अपने इलाके और कबीले की बेहतरी के बारे में सोचे। बुनियादी तौर पे बीबर्ग अच्छा आदमी है। जानता हूं, मगर वो अच्छे लोगों की सोहबत में नहीं है। मुझे यकीन है जल्द या बदेर वो शहक जैसे साजिशी और उसके अहमक मुशीर अबू से दूर हो जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। जाओ ढूंढो से पता करो, मारिएगा उसका बेवकूफ, पता नहीं कहाँ गया। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। बैठ। कुछ परेशानी लगती है, खैर तो है? परेशानी तो कोई नहीं, वो अबू गायब है सुबह से, पता नहीं चल रहा। नहीं, उसे गायब ना करें, वो तो बड़े काम का आदमी है, जरूरत है हमारी। आज सुबह उसी ने तो पैगाम दिया था आपका।
कहाँ चला गया? जाना कहाँ है, आ जाएगा। आप बताए वो सारे इंतजाम हो गए? मेरी तरफ से तो हो गए, आप बताएं विभाग का। थोड़ी हेलो हुज्जत तो कर रहा है, लेकिन तैयार हो जाए। हीलो हुज्जत करने वाला है तो उससे बात ही नहीं करनी थी आपने। दौलत की चमक के सामने कोई हेलो हुज्जत नहीं रहती अमल। ये भी ठीक है। माल आ गया? 2-4 दिन में। कितनी रकम दरकार होगी? माल आने पर आधी और बाकी रवानगी से पहले। कल परसों तक? ठीक है। बड़े सरदार कहाँ हैं? वो शहर गए हुए हैं, इसी का फायदा उठा के तो मैंने आपको यहाँ बुलाया। माशाल्लाह। वो आपने आगा जलील के बारे में बात की थी। हाँ की तो थी, मगर याद नहीं क्या बात थी। उनकी वफात के बारे में कुछ बता रहे थे आप? आगा जलील बहुत अच्छे आदमी थे, मगर कुछ लोग बुढ़े होकर ज़हनी तौर पर अपाहज हो जाते हैं। नए जमाने के नए तकाज़ों को नहीं समझ सकते और नई नस्ल के लिए मुसीबत बन जाते हैं। खतरा होता है कि कारोबार का बेड़ा गर्क कर देंगे। वो ये भी नहीं समझ सकते कि अगर इस साल के 80 करोड़ रुपए अगले साल के 1 करोड़ रुपए नहीं बनेंगे तो 60 करोड़ आ जाएंगे। जारी बात है, 80 करोड़ के 100 करोड़ तो बनने चाहिए ना। मैं आगा जी का मुलाजिम ही नहीं था, उनका दामाद भी। 2 ही बेटियां हैं उनकी, छोटी मेरी बीवी। दरअसल ये उसी की तजवीज़ थी कि आगा जी को बुढ़ापे की इस दर्दनाक अज़ियत से निजात दिलाई जाए। मैं बहुत परेशान हुआ तो उसने कहा कि ये ख़ानदान के मफाद में, कारोबार के मफाद में और कारोबार से वाबस्ता हज़ारों लोगों के मफाद में है। बाज़ फैसले मुश्किल होते हैं मगर करने पड़ते हैं। ज़ाती मफाद इज्तिमाई मफाद पर कुर्बान करना पड़ता है। इसके बगैर 80 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए नहीं बनते और 100 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए नहीं बन सकते, और ये मैंने बनाए। आपके बच्चे कितने? आपकी तरह 2, एक बेटी एक बेटा। मेरी बीवी ही उनकी देखभाल करती है, उनकी तालीम और तरबियत उसी के जिम्मा है। अच्छी बीवी बहुत बड़ी मेहनत होती है। हाँ, मैं आपका अलमिया जानता हूँ। बीवी से छुटकारा पाने के लिए आपको 2 बच्चे भी देना पड़े। आपको कैसे पता? इस कारोबार में ये सब मालूम होना बड़ा जरूरी होता है। आगा जी की बड़ी बेटी मेरी बीवी से सिर्फ 2 साल बड़ी है, बहुत खूबसूरत और बहुत मोहब्बत करने वाली। पिछले साल बेवा होगी बेचारी। आज सुबह मैंने अब्बू से जिक्र किया था कि मैं शेख जम्बेल की उदास जिंदगी में रौनक भरना चाहता हूं। उसने जिक्र नहीं किया आपसे? नहीं, पता नहीं, वो तो सुबह से मिला ही नहीं है। सारा दिन नहीं मिला? फिर तो फिक्र की बात हुई ना। फिक्र ही तो कर रहा हूं मैं।